हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल जेनिथ कैरियर हब में। जैसा कि आप लोगों को पता है, बिहार विद्यालय परीक्षा समिति ने बोर्ड में शामिल होने वाले विद्यार्थियों के लिए सभी विषयों का मॉडल सेट अपने ऑफिशियल वेबसाइट पर पब्लिश कर दिया है। तो उसी में आज हम लोग जो गणित का मॉडल सेट है उसको देखेंगे और इसका विस्तृत एक्सप्लेनेशन के साथ, विस्तृत जानकारी के साथ इसको हम सॉल्व करेंगे। हम आपको बता दें कि इस बार 2021 की परीक्षा में कुल 138 प्रश्न रहेंगे, जिसमें कुल 100 अंकों का पूर्णांक होगा। 100 अंकों में 50 अंक ऑब्जेक्टिव के लिए होगा और 50 अंक सब्जेक्टिव के लिए होगा। साथ ही हम आपको बता दें कि इस बार प्रश्न पत्र में 2 खंड होंगे, खंड अ और खंड ब, यानी सेक्शन ए और सेक्शन बी। सेक्शन ए में 100 वस्तुनिष्ठ प्रश्न होंगे, यानी 100 ऑब्जेक्टिव प्रश्न होंगे, जिसमें से केवल 50 प्रश्नों का उत्तर देना है। यदि 50 से अधिक प्रश्न का उत्तर आप देते हैं तो पहला जो 50 आप उत्तर देंगे, कंप्यूटर उसी का मूल्यांकन करेगा और प्रत्येक प्रश्न 1 अंक का निर्धारित होगा। अर्थात यदि आप 50 से ज़्यादा क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हैं, यानी 50 से ज़्यादा क्वेश्चन को रंगते हैं, यानी यदि आप 60 क्वेश्चन रंग के आते हैं तो शुरुआत से जहाँ तक 50 पूरेगा, कंप्यूटर जो है वहीं तक का जाँच करेगा। तो आपको ध्यान देना है कि 100 प्रश्न में केवल 50 का ही उत्तर देना है। और साथ ही हम आपको बता दें कि खंड ब यानी सेक्शन बी में कुल 30 लघु उत्तरीय प्रश्न होंगे, जिसमें से केवल 15 प्रश्नों का उत्तर देना है। 30 क्वेश्चन लघु उत्तरीय में केवल 15 प्रश्नों का उत्तर देना है, जिसके लिए प्रत्येक के लिए 2 अंक निर्धारित होगा। इसके बाद उसी खंड में 8 दीर्घ उत्तरीय प्रश्न होगा, जिसमें से केवल 4 का उत्तर देना है और प्रत्येक के लिए 5 अंक निर्धारित होगा। तो हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को आज देखेंगे और इसका हम विस्तृत जानकारी सरल भाषा में आपको समझाने का पूरा प्रयास करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है 92/115 का सरलतम रूप क्या है? द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ 92/115 इज, यानी 92/115 का सरलतम रूप क्या है? यानी 92/115 को काट छाँट के क्या लिख सकते हैं सबसे छोटा रूप में, वो आपको बताना है। तो हम आपको बता दें कि आप ये देख सकते हैं कि 92 और 115 दोनों 23 के टेबल में आएगा, यानी 23 कहाँ से दोनों कटेगा, तो 23 चौक 92 और 23 पचे 15 से, तो इसका सरलतम रूप आ गया 4/5। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? 4/5। तो यहाँ हम लोगों ने देखा कि 92/115 जो था वो आसानी से हम देख लिए कि 23 के टेबल में आ रहा है, इसलिए काट दिए। और यदि ये बड़ा नंबर होता तो इसको कैसे सॉल्व करते, तो हम वो आपको समझा देते हैं। तो इसके लिए क्या करेंगे कि मैं जो छोटा नंबर है उससे बड़ा वाला नंबर में डिवाइड करेंगे, यानी 92 से डिवाइड करेंगे 115 में। तो एक बार में लगेगा कितना? 92। जब इसको घटाएंगे 5 में से 2 घटेगा 3 और 11 में से 9 घटेगा 2। फिर यानी कहने का मतलब कि जो बड़ा नंबर है और जो छोटा नंबर है दोनों का HCF निकालेंगे, यानी दोनों का मोसो निकालेंगे। तो मोसो आप लोगों को निकालने के लिए आता होगा, यानी HCF निकालेंगे। तो इसका HCF आता है कितना? 23, क्योंकि 23 फिर इसमें डिवाइड करेंगे 92 से, तो 23 चौक 92 कटेगा, यानी इसका HCF कितना आएगा? 23। तो आपको क्या करना है कि ऊपर नीचे दोनों में 23 से डिवाइड कर देना, यानी 92 में भी 23 से भाग दे देना है और 115 में भी 23 से भाग दे देना है। तो कितना जाएगा? 23 चौक 92 और 23 पचे 15 से, तो 4/5 इसका राइट आंसर हो जाएगा। हम आपको बता दें कि ये तो आसानी से एक बार में देख ली कि 23 से कट रहा था, इसलिए डायरेक्टली इसको हम काट दिए। यदि ये बड़ा नंबर रहता तो इसका पहले HCF निकालते और जो HCF आएगा उससे इसमें डिवाइड कर देना ऊपर नीचे दोनों में, तो आपको आंसर पता चल जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है 2 परिमेय संख्याओं के बीच अधिकतम कितनी परिमेय संख्या हो सकती है? हाउ मेनी मैक्सिमम रेशनल नंबर्स कैन बी पॉसिबल बिटवीन 2 रेशनल नंबर, यानी 2 परिमेय संख्याओं के बीच में कितनी परिमेय संख्या हो सकती है, ये आपको बताना है। तो सबसे पहले जानते हैं कि ये परिमेय संख्या होती क्या है। तो परिमेय संख्या कहते हैं वैसी संख्या जो P/Q के फॉर्म में हो और या जिसे P/Q के रूप में लिखा जा सकता है, जहाँ Q इज नॉट इक्वल टू 0, यानी Q जो है वो शून्य होता है, यानी शून्य के अलावा कोई दूसरा नंबर होना चाहिए, उसे परिमेय संख्या कहते हैं। तो आपको बताना है यहाँ पर कि 2 परिमेय संख्या के बीच, यानी एक मान लेते हैं कि एक संख्या 1 और एक संख्या 2 है, तो इसके बीच में कितने परिमेय संख्या होंगे वो आपको बताना है। तो हम आपको बता दें कि इसके बीच में अनंत परिमेय संख्या होती है। और आप लोगों को पता होगा कि इसके बीच में यदि मान लेते हैं कि 5 परिमेय संख्या लिखना होगा तो कैसे लिखेंगे। मान लीजिए एक नंबर 1 है और एक नंबर 2 है, इसके बीच में
5 परिमेय संख्या लिखना है तो आप लिख सकते हैं 1.1, 1.2, 1.3 इस तरीके से, या 1.11, 1.23, यानी ये सब क्या होगा 1 पॉइंट करके जितना भी होगा, और यानी 1.999 ये सारी संख्या 1 और 2 के बीच में आएगा। तो इस प्रकार से हम अनलिमिटेड नंबर लिख सकते हैं किसी भी 2 परिमेय संख्याओं के बीच में। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, अनंत, यानी 2 परिमेय संख्याओं के बीच हम अनलिमिटेड यानी अनंत इंडिफिनिट परिमेय संख्या लिख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में किसका दशमलव प्रसार शांत है। हम आपको पूरी जानकारी देने का पूरा प्रयास करेंगे, आप नोट करते चलेंगे। दशमलव प्रसार शांत, तो सबसे पहले जानते हैं कि ये दशमलव प्रसार होता क्या है। यानी किसी भी नंबर को डिवाइड करने पर जब दशमलव में कन्वर्ट करते हैं तो उसी को कहते हैं दशमलव प्रसार। तो हम आपको बता दें कि दशमलव प्रसार 2 प्रकार का होता है, एक होता है शांत और एक होता है अशांत। तो फिर अशांत 2 प्रकार का होता है। तो पहले शांत दशमलव देखते हैं कि शांत दशमलव कहते हैं कि वैसा दशमलव यानी दशमलव में कन्वर्ट करें और लास्ट में जाके कहीं ना कहीं पूरा कट जाए तो उसको कहते हैं शांत दशमलव। अशांत दशमलव किसको कहते हैं, वैसा नंबर जिसे भाग देते जाएं पूरा पूरी कभी कटे ही नहीं। जैसे 3 से यदि डिवाइड करेंगे 10 में तो इसका क्या आएगा 3.3333, इस प्रकार से डिवाइड हमेशा लगते ही जाएगा, कभी ये पूरा पूरा नहीं कटेगा। तो ऐसे नंबर को कहते हैं अशांत। तो दशमलव प्रसार 2 प्रकार का, शांत और अशांत। फिर अशांत में भी 2 प्रकार का होता है। एक में क्या होता है कि एक जैसे ये एक में आ रहा था 3.333, यानी एक में रिपीटेशन होता है, और एक में क्या होगा कि किसी भी नंबर का रिपीटेशन भी नहीं होता है। तो जिसमें रिपीटेशन होता है उसको कहते हैं यानी अशांत आवर्ती। यानी आपको नाम ध्यान रखना है, या आप नोट कर लें, कॉपी पेन लेके बैठें और नोट कर लें। जिसमें रिपीटेशन होते रहता है उसको कहते हैं अशांत आवर्ती, और जिसमें कि रिपीटेशन नहीं होता उसको कहेंगे अशांत अनावर्ती। तो दशमलव प्रसार 2 प्रकार का, शांत और अशांत। फिर अशांत 2 प्रकार का, अशांत आवर्ती और अशांत अनावर्ती। तो अब यहाँ चलते हैं, देखते हैं कि दशमलव प्रसार शांत है। हम तो यहाँ पर आपको प्रत्येक में डिवाइड नहीं देना है, आपको बताना है कि किसका प्रसार दशमलव प्रसार जो है वो शांत होगा। तो आपको ध्यान रखना है कि दशमलव प्रसार शांत या अशांत चेक करने के लिए जो हर है यानी डिनोमिनेटर है उसका गुणनखंड करते हैं, यानी उसका फैक्टराइजेशन करते हैं। यदि फैक्टराइजेशन में केवल 2 2 2 2 यानी 2 × 2 × 2 × इस प्रकार से आए, यानी 2 × 2 × 2 × आ जाए, या 5 × 5 × 5 × 5 इस प्रकार से आ जाए, या 2 और 5 का कॉम्बिनेशन आ जाए तो उसको बोलेंगे शांत दशमलव। यदि 2 और 5 के अलावा कोई और एक भी दूसरा नंबर आ गया तो उसका दशमलव प्रसार अशांत होगा। फिर अशांत में हम ये चेक नहीं कर सकते कि दशमलव आवर्ती होगा या फिर अनावर्ती होगा, तो उसके लिए फिर डिवाइड करेंगे। लेकिन शांत के लिए इसका दशमलव प्रसार शांत होने के लिए इसका डिनोमिनेटर जो होगा वो 2 का मल्टीपल या फिर 5 का मल्टीपल या 2 और 5 के कॉम्बिनेशन का मल्टीपल होगा। तो हम यहाँ देख सकते हैं कि 88, तो इसमें एक 11 आएगा, 11 8, तो इसमें एक 11 आ गया, यानी 2 और 5 के अलावा एक भी अगर कोई दूसरा आ गया तो उसका दशमलव प्रसार अशांत होगा, यानी 7/88 का दशमलव प्रसार अशांत होगा। 210, तो इसको लिख सकते हैं 7 के टेबल में आएगा, 7 × 3 × 10। इसमें देख 2 नंबर आ गया, अगर एक भी आ गया या एक से ज़्यादा आ जाता है 2 और 5 के अलावा तो उसका दशमलव प्रसार हमेशा ही अशांत होगा। 110, इसमें भी एक 11 जरूर आएगा, तो 7 A B और D इस तीनों का दशमलव प्रसार अशांत होगा। 1600 को लिख सकते हैं 16 × 100, तो 16 में क्या होगा कि 2 का ये मल्टीपल यानी 2 × 2 × 2 × 2 लिख सकते हैं। फिर 100 को लिख सकते हैं 25 × 4, यानी फिर 4 को 2 × 2, यानी 16 और 100 जो है ये दोनों, यानी 1600 क्या देख रहे हैं कि ये 2 और 5 का मल्टीपल है, इसमें एक भी दूसरा नंबर नहीं आएगा। तो इसका राइट आंसर क्या होगा 15/1600, यानी इसका दशमलव प्रसार क्या होगा, इसका दशमलव प्रसार शांत होगा। तो इसका राइट जवाब क्या है 15/1600। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुपद dy² + by + a के शून्यकों का गुणनफल क्या होगा। द प्रोडक्ट ऑफ द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल dy² + by + a विल बी। तो शून्यकों का गुणनफल, तो सबसे पहले आपको बता दें कि बहुपद का जो व्यापक रूप होता है वो होता है ax² + by + c।
ये इसका व्यापक रूप होता है, यानी एक्सटेंडेड फॉर्म, ये बहुपद यानी पॉलिनोमियल का ये एक्सटेंडेड फॉर्म होता है, जिसमें ए बी सी कोई संख्या हो सकता है। तो यहाँ पर ए के जगह पर डी लिखा हुआ है, बी के जगह पर बी लिखा हुआ है और सी के जगह पर ए लिखा हुआ है। और ये ए एक्स स्क्वायर प्लस बी वाई, तो यहाँ हम इसमें एक थोड़ा सा मिस्टेक हो गया। बहुपद का व्यापक रूप ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, क्योंकि बहुपद है तो उसमें एक चर का प्रयोग किया जाता है। तो बहुपद का व्यापक रूप होता है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, क्योंकि इसमें एक चर का प्रयोग किया जाता है। इसमें ये एक्स जो है वो अचर यानी चर पद, इसका वैल्यू बदलते रहता है। तो इसमें हम आपको बता दें कि ये ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी ये बहुपद यानी पॉलिनोमियल का स्टैंडर्ड फॉर्म है। तो इसमें शून्यकों का गुणनफल जो होता है यानी अल्फा इंटू बीटा जो होता है, अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू होता है सी बाय ए। तो यहाँ पर हम आप देख सकते हैं कि शून्यकों का गुणनफल यानी अल्फा इंटू बीटा बराबर होता है क्या है, सी बाय ए। यहाँ सी के जगह पर क्या लिखा हुआ है, ए, और ए की जगह पर लिखा हुआ है डी। तो इसका राइट जवाब क्या हो जाएगा, ए बाय डी। तो इसका राइट जवाब ए बाय डी, ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट जवाब है। साथ ही हम आपको बता दें कि शून्यकों का योगफल क्या होता है, यानी अल्फा प्लस बीटा, या आपको ध्यान रखना अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है माइनस बी बाय ए, यानी एक्स के साथ जो मल्टीपल में रहेगा बाय जो स्क्वायर वाला के साथ मल्टीपल में रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है रूट 18 का परमेयीकरण गुणांक क्या है। द रेशनलाइजिंग फैक्टर ऑफ 18 इज, रूट 18 का परमेयीकरण गुणांक क्या है। रूट 18 में किस नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये रूट खत्म हो जाएगा। तो रूट 18 को लिख सकते हैं 9 गुने 2, 9 को फिर लिख सकते हैं फिर इसको लिख सकते हैं, इसको फिर लिख सकते हैं 3 रूट 2। तब इसका हमको रूट खत्म करना है तो इसमें हमको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा रूट 2 से। तो इसमें इसका राइट जवाब हो जाएगा रूट 2। परमेयीकरी यानी रेशनलाइजेशन फैक्टर आपको निकालने के लिए पहले उसका फैक्टराइजेशन करना है, और फैक्टराइजेशन करने के बाद जो छोटा नंबर बचेगा से मान लीजिए कि रूट 27 है, इसका हमको निकालना है रेशनलाइजेशन नंबर, रेशनलाइजेशन फैक्टर ऑफ रूट 27 का निकालना। इसको लिख सकते हैं 9 गुने 3, फिर रूट 9 को लिख सकते हैं क्या 3 और रूट 3। तो ये जो लास्ट बचा यही इसका रेशनलाइजेशन फैक्टर होता है। यहाँ 18 का पूछा था तो इसको लिख सकते हैं 9 गुने 2, तो रूट 9 का वैल्यू होता है 3 और रूट 2 अलग से बच जाएगा, तो यही इसका रेशनलाइजेशन फैक्टर होता है। तो इसका राइट जवाब होगा रूट 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या है। द स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर इज, सबसे छोटी अभाज्य संख्या। तो सबसे पहले जानते हैं कि अभाज्य संख्या होती क्या है। तो अभाज्य संख्या वैसे नंबर को कहते हैं जिसमें केवल 1 से भाग लगेगा और उस नंबर स्वयं से भाग लगेगा, यानी जिसमें केवल 1 से भाग लगेगा और जो संख्या है केवल उसी से भाग लगेगा, यानी जिसका केवल 2 फैक्टर होगा उसको कहते हैं अभाज्य संख्या। तो सबसे छोटा अभाज्य संख्या बताना है, तो सबसे छोटा अभाज्य संख्या होता है 2, क्योंकि 2 में किस किस से भाग लगेगा, 1 से भाग लगेगा और केवल 2 से भाग लगेगा। 3 में 1 से लगेगा और 3 से लगेगा। 1 में केवल 1 से लगेगा। 0 में किसी से यानी ऑल नंबर से डिवाइड होगा। तो इसमें क्या होगा कि 1 का केवल 1 फैक्टर आ रहा है, 3 का 1 और 3 आ रहा है, 2 का 1 और 2 आ रहा है, तो इसका भी 2 फैक्टर, इसका भी 2 फैक्टर। 1 जो है इसका केवल और केवल 1 फैक्टर है, यानी इसमें केवल 1 नंबर से भाग लगेगा, इसलिए ये अभाज्य संख्या नहीं है। अभाज्य संख्या के लिए कम से कम 2 फैक्टर होना चाहिए और उसमें 1 होना चाहिए और जो नंबर है वो सेल्फ होना चाहिए। तो सबसे छोटा अभाज्य संख्या कौन सा है, 2। तो इसका राइट जवाब है बी। यही यदि आपसे पूछता है कि सबसे छोटी अभाज्य विषम संख्या कौन सी है तो उसका राइट जवाब होता 3। अगर ये पूछता है कि सबसे छोटी सबसे छोटी भाज्य संख्या, यानी अभाज्य का उल्टा प्राइम नंबर का उल्टा कंपोजिट नंबर, तो सबसे छोटी भाज्य संख्या कौन सी है, तो आपको ध्यान रखना है सबसे छोटी भाज्य संख्या है 4, यानी जिसका 2 से ज़्यादा फैक्टर होता है उसे कहते हैं भाज्य संख्या, यानी कंपोजिट नंबर। तो सबसे छोटा भाज्य संख्या है 4 और सबसे छोटी अभाज्य संख्या यानी सबसे स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर कौन सा है, 2 है। नेक्स्ट क्वेश्चन है
ए इक्वल टू बी क्यू प्लस आर वेयर जहाँ ए और बी धनात्मक पूर्णांक है तो इसमें कौन सा सही है ये आपको बताना है। इफ ए इक्वल टू बी क्यू प्लस आर वेयर ए एंड बी आर पॉजिटिव इंटीजर्स देन विच इज फॉलोइंग विच इज ट्रू स्टेटमेंट। यानी यदि ए बराबर बी क्यू प्लस आर है और ए और बी जो है वो पॉजिटिव नंबर है, धनात्मक पॉजिटिव है, तो इस चारों में कौन सा सही होगा। तो हम आपको बता दें कि ये ए इक्वल टू बी क्यू प्लस आर जो होता है, यानी इसमें हमको इस फॉर्म में लिखते हैं ए ये बी से डिवाइड करते हैं, क्यू डिवाइड करके आता है और आर रिमाइंडर होता है। तो इसमें क्या होता है कि वो जो रिमाइंडर होता है वो हमेशा ही जिससे भाग देते हैं उससे हमेशा ही छोटा आता है, यानी आर जो होगा वो छोटा होगा किससे, बी से। तो इसका राइट जवाब कौन सा हो रहा है, आर हमेशा छोटा होता है बी से। तो इसका राइट जवाब है ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन परिमेय संख्या है। यानी परिमेय संख्या के लिए आपको बताया था कि पी बाई क्यू के रूप में हो या पी बाई क्यू के रूप में लिखा जा सकता है। और साथ ही आपको ध्यान रखना है कि जो रूट में संख्या होती है और जिसका पूरा पूरा वैल्यू नहीं निकलता है वो भी अपरिमेय संख्या होती है। यानी वैसी संख्या जिसे पी बाई क्यू के रूप में लिख देते हैं, या जो रूट में कोई संख्या है यदि उसका पूरा पूरा वैल्यू नहीं निकलता तो वो होगा अपरिमेय संख्या। अगर पूरा पूरा वैल्यू निकल गया तो उससे वो परिमेय संख्या होगा, पूरा पूरा वैल्यू नहीं निकलता तो वो अपरिमेय संख्या होता है। तो इसमें आपको बताना कि कौन परिमेय संख्या है। तो हम रूट थ्री का पूरा पूरा वैल्यू नहीं निकलता तो रूट थ्री क्या होगा, तो अपरिमेय संख्या के साथ जोड़ घटा गुना भाग जो भी होता है वो पूरा अपरिमेय संख्या होता है। तो 4 प्लस रूट 3 अपरिमेय संख्या होगा, रूट 7 भी अपरिमेय संख्या होगा, रूट 8 को लिख सकते हैं 2 रूट 2, यानी फिर इसमें 2 बच जाएगा एक्स्ट्रा, रूट 2 जो होगा वो एक्स्ट्रा बच जाएगा, इसलिए रूट 8 भी क्या होगा, अपरिमेय संख्या होगा। फिर 6 रूट 5 बाई रूट 5, हम यहाँ देख सकते हैं कि रूट 5 से रूट 5 कट जाएगा, यहाँ बचेगा केवल 6। तो इसका राइट जवाब कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर डी, यानी 6 रूट 5 बाई रूट 5 परिमेय संख्या है। तो इस प्रकार से आपको देखना है कि किसका पूरा पूरा वैल्यू नहीं निकला और कौन रूट में अगर इस तरीक़ा से अगर वो कट रहा है तो उसको काट के सिंपल फॉर्म में उसको कन्वर्ट पहले करेंगे और वहाँ से हम आप वहाँ से चेक कर लेंगे कि वो संख्या परिमेय संख्या है या नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, द्विघात समीकरण एक्स स्क्वायर प्लस 12x प्लस 35 के शून्यक क्या होंगे। द जीरोज ऑफ द क्वाड्रिक पॉलिनोमियल एक्स स्क्वायर प्लस 12x प्लस 35 आर। यानी इसका यदि हम शून्यक निकालते हैं तो क्या होगा, धनात्मक होगा, यानी दोनों धनात्मक होगा, दोनों ऋणात्मक होगा, दोनों बराबर होगा, या एक धनात्मक या दूसरा ऋणात्मक होगा, क्या होगा ये आपको बताना है। तो हम आपको समझाते हैं कि कैसे हम पता करेंगे कि कोई जो शून्यक होगा वो धनात्मक होगा या ऋणात्मक होगा। तो इसके लिए हम निकालते हैं डी। तो डी बराबर होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। यदि आप नोट भी करते चलेंगे, यदि डी इक्वल टू आ गया 0 तो यहाँ से हम कहेंगे कि उसका दोनों क्या होगा, बराबर होगा। यदि डी लेस देन 0 आता है तो उसको हम सॉल्व नहीं कर सकते हैं, और यदि डी ग्रेटर देन 0 आता है, यानी डी जो आएगा यदि वो 0 से बड़ा आता है तो हम उसको फिर आगे सॉल्व करेंगे और बताएंगे कि वो यानी उसका वैल्यू निकल सकता है। लेकिन ये हम डायरेक्टली नहीं कर सकते कि धनात्मक होगा कि ऋणात्मक होगा, तो उसके लिए हम फिर उसको आगे सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले हम इसमें निकालते हैं डी। तो डी बराबर होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो बी स्क्वायर 12 का स्क्वायर 144 माइनस 4ac, यानी 4 इंटू 1 इंटू 35। इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो 144 माइनस 35 गुने 4, 35 दूनी 70, 70 दूनी 140। तो ये आ रहा है कितना, 4, यानी डी का वैल्यू आ गया 4। तो आगे जब हम x निकालते हैं तो आपको ध्यान होगा कि x बराबर होता है माइनस बी प्लस माइनस रूट डी बाय 2a। तो माइनस बी यानी माइनस 12 प्लस माइनस रूट डी, तो रूट डी का वैल्यू आया था कितना, 4 बाय 2a। तब इसको जब हम सॉल्व करेंगे माइनस 12 प्लस माइनस 2 बाय 2a, तो a का वैल्यू 1 है तो 2 गुने 1 2। तो यहाँ से यदि हम अल्फा निकालेंगे तो अल्फा जब लेंगे तो माइनस 12 प्लस 2 तो माइनस 10 बाई 2, यानी ये भी नंबर क्या रहा है, निगेटिव आ रहा है। जब हम बीटा निकालेंगे तो माइनस 12 माइनस 2 यानी माइनस 14 बटे 2 यानी माइनस 7, बीटा भी क्या रहा है, निगेटिव आ रहा है। तो इसमें हम देख रहे हैं कि दोनों मान इसमें क्या आ रहा है, ऋणात्मक आ रहा है, यानी दोनों निगेटिव आ रहा है। इस प्रकार से आपको निकालना होगा। एक बार फिर से हम इसको
समझाने का प्रयास करते हैं कि हम कैसे पता करेंगे कि शून्यक निकलेगा या नहीं निकलेगा या दोनों बराबर होगा। तो इसके लिए सबसे पहले डी निकालेंगे। डी को कहते हैं विवेचक, डिस्क्रिमिनेंट यानी विवेचक, और इसका फॉर्मूला होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो यहाँ से हम पहले डी निकालेंगे। तो यदि डी इक्वल टू आ गया 0 तो हम इस कहेंगे कि इसका दोनों शून्यक जो होगा यानी दोनों जीरो जो होगा वो इक्वल होगा। फर्स्ट कंडीशन। सेकेंड कंडीशन, यदि डी लेस देन 0 आ गया यानी 0 से छोटा, यानी डी यदि निगेटिव आ गया तो इसका वैल्यू जो होगा वो काल्पनिक होगा, यानी उसका इमेजिन हम लोग नहीं करते, यानी वैसा क्वेश्चन को हम सॉल्व नहीं कर सकते हैं। तीसरा केस, डी ग्रेटर देन 0 यानी डी 0 से बड़ा है तो उसको हम सॉल्व कर सकते हैं, यानी उसका वैल्यू हम निकाल सकते हैं, यानी अल्फा और बीटा का वहाँ से वैल्यू निकाल सकते हैं। और फिर जो एक्स का फॉर्मूला होता है -b प्लस माइनस √d/2a, वहाँ से हम चेक करेंगे कि पॉजिटिव होगा कि निगेटिव होगा। तो इसमें हमने चेक किया तो इसमें क्या रहा था कि दोनों निगेटिव बना, तो इसका राइट जवाब ऑप्शन नंबर डी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन अपरिमेय संख्या है। कुछ देर पहले हमने आपको बताया था कि यदि रूट में कोई नंबर है तो उसमें हम चेक करते हैं कि यदि उसका पूरा वैल्यू निकलता तो वो परिमेय संख्या होगा, यदि पूरा वैल्यू नहीं निकलता है तो वो अपरिमेय संख्या होगा। तो रूट 121 का वैल्यू होता है कितना 11, 196 का होता है 14, रूट 27 तो इसको लिख सकते हैं 9 × 3 यानी तो ये आ जाएगा 3√3 यानी इसमें 3√3 एक्स्ट्रा बच रहा है। 289 ये होता है 17 का स्क्वायर, √289 का वैल्यू होता है 17। तो इसमें अपरिमेय संख्या कौन सा होगा रूट 27, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका राइट जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुपद 5/² - 25 के शून्यक हैं। जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल 5/² - 5 इसका शून्यक क्या होगा ये आपको बताएं। तो हम आपको सॉल्व करके समझाते हैं कि इसका शून्यक हम कैसे निकालेंगे। 5/² - 25 इक्वल टू 0 करेंगे तो इधर माइनस में 25 उधर जाके प्लस में 25 हो जाएगा, तो 5/² इक्वल टू 25 हो जाएगा। तो यहाँ से ये 5 से कट जाएगा कितना 5 बार में। जब यहाँ से हम बाई निकालेंगे तो आपको ध्यान होगा कि ये प्लस माइनस दोनों में लिखते हैं √5, यानी √5 का पूरा वैल्यू नहीं निकलेगा। तो बाई का जो वैल्यू आ रहा है प्लस में और माइनस दोनों में आ रहा है √5। तो इसका राइट जवाब कौन सा होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी +√5 माइनस √5। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक द्विघाती बहुपद के शून्यकों का योग तथा गुणनफल क्रमशः 3 तथा -40 है तो द्विघात बहुपद क्या होगा। द सम एंड द प्रोडक्ट ऑफ द जीरोज ऑफ ए क्वाड्रिक पोलिनोमियल आर 3 and -40 रेस्पेक्टिवली देन द क्वाड्रिक पोलिनोमियल इज, यानी शून्यकों का योग दिया हुआ है 3, यानी शून्यकों का योग मतलब अल्फा प्लस बीटा दिया हुआ है 3 और प्रोडक्ट यानी गुना अल्फा इंटू बीटा दिया हुआ है -40, तो द्विघात बहुपद क्या होगा ये आपको बताना है। तो आप लोग नोट कर लेंगे कि द्विघात बहुपद जो होता है उसके लिए हम एक फॉर्मूला लिखते हैं और वो आप ध्यान रखेंगे और उस फॉर्मूला में बस वैल्यू पुट कर देना, द्विघात बहुपद निकल जाएगा। तो आपको ध्यान रखना है, उसको हम लिखते हैं द्विघात बहुपद इक्वल टू x² माइनस अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा इंटू बीटा, यानी ये द्विघात बहुपद होता है। तो x² माइनस अल्फा प्लस बीटा कितना है 3, तो 3x और अल्फा इंटू बीटा कितना है -40, ये हो जाएगा प्लस माइनस -40। तो इसका राइट जवाब क्या हो जाएगा x² माइनस 3x माइनस 40। तो आपको ये जो हमने आपको बताया ये फॉर्मूला ये आपको ध्यान रखना है। ये यदि आप ये ध्यान रखेंगे तो यहाँ वैल्यू कुछ भी दिया हुआ रहेगा तो आप उसको सॉल्व कर सकते हैं। इसमें मेन आपको ये ध्यान रखना है कि द्विघात बहुपद जो होता है इस फॉर्म का होता है, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा इंटू बीटा, और इसमें आपको वैल्यू रख देना, आपका आंसर आ जाएगा। इसका राइट जवाब कौन सा हो रहा है x² माइनस 3x माइनस 40, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका राइट जवाब हो रहा है। हम आपको पूरा प्रयास करते हैं कि इजी लैंग्वेज में समझाएं, आप नोट करते चलें जो इम्पोर्टेंट हम बताते हैं, क्योंकि यदि हम इसको डायरेक्टली बताते कि ये कौन सा होगा तो हम डायरेक्टली ये भी बता सकते थे कि ये होगा, लेकिन ये क्यों होता है कैसे इसको उस फॉर्म में लिखते हैं वो सब आपको ध्यान रखना, तब आप मैक्सिमम नंबर ला सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक युग्म यानी युग्म समीकरण x प्लस 2y इक्वल टू 4 एंड 2x प्लस 4y इक्वल टू 8 का है
तो इस चारों ऑप्शन में कौन सा सही होगा, यानी द पेयर ऑफ द इक्वेशन x+2y = 4 एंड 2x+4y = 8 देन विच ऑप्शन इज ट्रू। यानी तो यहाँ से हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे, यानी कैसे हम पता करेंगे कि एक हल होगा, दो हल होगा या नहीं होगा, या अनलिमिटेड हल होगा। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, निकालते हैं पहले a1/a2, b1/b2, फिर c1/c2। तो ये आपको पता होगा कि a1 b1 ये क्या होता है। तो यहाँ से अगर हम निकालते हैं a1/a2 तो क्या हो जाएगा 1/2। फिर यदि हम निकालते हैं b1/b2 तो b1 2 और b2 4, तो ये भी कितना आ जाएगा 1/2। फिर निकालते हैं यदि c1/c2 तो यहाँ c1 कितना 4 और c2 8। फिर इसको काटेंगे तो 4 दूनी 8, यानी ये भी आ जाएगा कितना 1/2। तो यहाँ हम क्या देख रहे हैं कि a1/a2, इसमें a1/a2 बराबर है b1/b2 का, और ये भी बराबर है c1/c2 का। तो आपको ध्यान रखना है कि यदि a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2 हो जाता है, यानी तीनों बराबर हो जाता है, तो इसमें हम कहते हैं कि यदि तीनों बराबर है तो इसका यानी एक लाइन जो होगा दूसरे पे चढ़ जाएगा, यानी इसका अनगिनत हल होगा। यानी जब a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2 हो जाए तो इसका अनलिमिटेड हल होगा, यानी अनगिनत हल होगा। फर्स्ट केस। फिर आपको ध्यान रखना है कि यदि a1/a2 बराबर नहीं b1/b2 हो जाए, तो जब ये बराबर है तो तीसरा निकालने का जरूरत ही नहीं है। यदि a1/a2 बराबर नहीं b1/b2 हो जाता है तो इसमें कहेंगे कि उसका एक और केवल एक हल होगा। यानी ये दूसरा कंडीशन हो गया। पहला कंडीशन तो हो गया a1/, यानी तीनों जब बराबर होगा, यानी a1/a2 b1/b2 और c1/c2 तीनों बराबर होगा, तो उसको हम लोग कहेंगे कि ये संपाती होगा, यानी एक लाइन दूसरे लाइन पर चढ़ा हुआ होगा और उसमें अनगिनत हल होगा। दूसरा कंडीशन a1/a2 बराबर नहीं b1/b2, यानी यदि ये दोनों बराबर नहीं होता है तो ये स्टैंडर्ड होता है और इसका केवल और केवल एक हल होगा, यानी दूसरा कंडीशन। फिर इसमें तीसरा कंडीशन आपको ध्यान रखना, यदि a1/a2 बराबर b1/b2 और बराबर नहीं c1/c2, यदि ऐसा हो जाता है, यानी a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर नहीं c1/c2, तो इसमें हम लोग कहेंगे कि इसका जो लाइन खिंचाएगा, यानी इसका जो इक्वेशन यानी ग्राफ खिंचाएगा वो पैरेलल लाइन यानी समांतर रेखा होगा, और जब समांतर रेखा होता है तो उसमें कोई हल नहीं होता। आप इस तीनों कंडीशन को अच्छे से ध्यान रखेंगे और नोट कर लेंगे ताकि आपको आगे कोई प्रॉब्लम ना हो। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, यदि बहुपद x² + ax - b के शून्य एक दूसरे के व्युत्क्रम हो तो b का मान क्या होगा। इफ जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल x² + ax - b आर रेसिप्रोकल टू ईच अदर देन द वैल्यू ऑफ b विल बी। यानी यदि इस इक्वेशन इस बहुपद का इस पॉलिनोमियल का जो शून्य यानी अल्फा और बीटा जो है एक दूसरे का व्युत्क्रम यानी रेसिप्रोकल, अर्थात अल्फा बराबर है 1/बीटा, यदि इस फॉर्म में हो, यानी अल्फा बराबर 1/बीटा हो, तो इसके लिए आपको बताना है कि b का वैल्यू क्या होगा। तो यहाँ से हम कह सकते हैं अल्फा = बीटा है, तो यानी इधर बीटा को इधर लाएंगे तो अल्फा × बीटा = क्या रहेगा 1। तो अल्फा × बीटा बराबर होता है क्या, अल्फा × बीटा बराबर होता है c/a। तो यहाँ से c का वैल्यू क्या दिया हुआ है -b, और a का वैल्यू 1 है तो =1। जब इसको सॉल्व करेंगे तो -b = 1, तो यहाँ से b = क्या जाएगा -1। तो इसका राइट जवाब ऑप्शन नंबर बी। यानी ये आपको ध्यान रखना है कि अल्फा प्लस बीटा यानी शून्यकों का योग बराबर क्या होता है -b/a, और अल्फा × बीटा = होता है c/a। जब यानी ये कब होता है, जब यानी बहुपद जो वो ax² + bx + c के फॉर्म में हो, यानी ये पॉलिनोमियल का स्टैंडर्ड फॉर्म है। जब इस फॉर्म में होता है तो अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a होता है और अल्फा × बीटा बराबर c/a होता है। और इसके अनुसार फिर हम इस क्वेश्चन को इसके सहायता से हम सॉल्व कर लेंगे। इसका जो राइट जवाब आया था कौन सा आया था -1। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अर्धवृत्त का कोण होता है, अर्धवृत्त यानी द एंगल ऑफ द सेमी सर्कल, अर्धवृत्त का कोण होता है। तो आपको ध्यान रखना कि अर्धवृत्त का बना कोण समकोण होता है। इसका राइट जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी। साथ ही हम आपको और इसमें कुछ जानकारी दे दें
केस 1 यानी ये तो आपको ध्यान रखना है कि अर्धवृत्त का बना कोण समकोण होना है, समकोण होता है। यानी यदि एक अर्धवृत्त है, यदि इसमें अगर इस प्रकार से कहीं भी एक इस प्रकार से यदि बना दें तो ये जो एंगल होता है ये 90 डिग्री का होता है, ये आपको ध्यान रखना है। केस नंबर यानी दूसरा सिचुएशन, यदि एक वृत्त है, एक वृत्त में आपको ध्यान रखना है, ये मान लीजिए कि ये एक चाप है, यानी इतना दूर का ये चाप है और यहाँ से एक और इस प्रकार से बना हुआ है, मान लीजिए ये एंगल ए है और ये एंगल यहाँ पर बी है। तो आपको ध्यान रखना है दूसरा सिचुएशन कि एक ही चाप द्वारा बने परिधि पर के कोण समान होते हैं, यानी ये भी आपको ध्यान रखना। हो सकता है ये न पूछ के ये पूछते यानी एक वृत्त ऐसा दे दे और मान लीजिए ये बी दिया हुआ है 40 डिग्री तो कोण ए का वैल्यू पूछ ले, तो ये आपको ध्यान रखना है कि एक ही चाप द्वारा वृत्त के परिधि पर बने कोण समान होते हैं। केस नंबर 3 यानी तीसरा सिचुएशन, फिर आपको ध्यान रखना है कि यदि कोई वृत्त है और इसमें एक इस प्रकार से यानी ये चारों साइड जो इसका सर्कल से सटा हुआ है तो इसको कहते हैं चक्रीय चतुर्भुज। तो इसमें आपको ध्यान रखना है कि चक्रीय चतुर्भुज के समूह कोण जो होते हैं वो समपूरक होते हैं, यानी आमने सामने के कोणों का योग 180 डिग्री होता है। यानी लेट्स सपोज कि ए बी सी डी यानी ये इस पर यानी ये चतुर्भुज ए बी सी डी इस प्रकार से है कि इसका चारों कोण जो है वो वृत्त को स्पर्श वृत्त को छू रहा है, तो इसको ए बी सी डी को कहेंगे चक्रीय चतुर्भुज। और चक्रीय चतुर्भुज को समूह कोण जो यानी ए प्लस सी इक्वल टू 180 होगा, फिर बी प्लस बी इक्वल टू 180 होगा। इसमें क्वेश्चन कैसे पूछेगा, तो इसे पूछ सकता है कि मान लीजिए कि दे दिया कि ए बी सी डी एक चक्रीय चतुर्भुज है, ए का वैल्यू है 60 डिग्री तो सी का वैल्यू कितना होगा, तो 180 में भी इसको घटा के निकाल लेंगे। केस 4 यानी चौथा टाइप इसमें क्या पूछ सकता है, इसमें आपको ध्यान रखना है कि यदि कोई एक वृत्त है और मान लीजिए कि ये एक चाप है, यानी ये चाप और ये इसका सेंटर है, तो यदि एक इस प्रकार से ये यहाँ इसको टच कर रहा है यानी इसके परिधि को टच कर रहा है और इसी चाप से एक केंद्र पर कोण बनता है, तो आपको ध्यान रखना है कि एक ही चाप द्वारा बने परिधि पर का जो कोण होता है वो केंद्र पर बने कोण का आधा होता है। यदि मान लीजिए ये 70 डिग्री है तो ये कितना होगा 35 डिग्री। एक आप इसको भी नोट कर लेंगे कि एक ही चाप द्वारा बना परिधि पर का कोण केंद्र पर बने कोण का आधा होता है, और इसका अपोजिट कर सकते हैं कि एक ही चाप द्वारा केंद्र पर बना कोण परिधि पर बने कोण का दुगना होता है। तो इस सारे सिचुएशन को आपको दिमाग में रखना है, क्योंकि इसमें अर्धवृत्त पूछा तो हो सकता है कि और कुछ भी पूछ दे, तो सबको आपको ध्यान रखना है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है द्विघात समीकरण ax² + bx + c = 0 जहाँ a 0 के बराबर नहीं है कि वास्तविक मूल नहीं है यदि, तो हमने आपको पहले भी बताया था कि ax² + bx + c = 0 है और वास्तविक मूल कब नहीं होता है, यानी रियल रूट्स कब नहीं होगा, जब d <0 आता है, जब d 0 से छोटा आ जाता है, जब d निगेटिव आ जाता है तो उसका वास्तविक मूल्य यानी उसका हम केवल कल्पना कर सकते हैं कि ऐसा भी नंबर होता है। इसमें हमने आपको 3 कंडीशन बताया था। पहला कंडीशन d = 0, तो जब d = 0 होगा तो उसका वैल्यू निकलेगा और दोनों वैल्यू उसमें इक्वल होगा। दूसरा कंडीशन बताए थे d > 0 यानी d जो है यदि 0 से बड़ा है तो उसका वास्तविक वैल्यू यानी रियल रूट्स निकलेगा। और फिर आगे हम चेक करेंगे कि यानी x = -b ± √d/2 a के फॉर्मूला से ये पॉजिटिव होगा या निगेटिव होगा, यानी फिर उस फॉर्मूला से अल्फा और बीटा का वैल्यू निकाल सकते हैं। और तीसरा कंडीशन बताए थे कि जब d 0 से छोटा आ जाए, यानी जब d निगेटिव आ जाता है तो उसका वास्तविक मूल्य नहीं होता, यानी उसका हम वैल्यू नहीं निकाल सकते। तो d = होता क्या था, क्या लिखे थे उस टाइम b² - 4ac, यानी जब b² - 4ac निगेटिव आ जाएगा, लेस यानी छोटा आ जाएगा किससे, 0 से, तो उसका वास्तविक मूल्य नहीं होगा। तो इसका राइट जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। नहीं, जब b² - 4ac यानी d लेस देन 0 यानी 0 से छोटा यानी निगेटिव आ जाएगा तो उसका वास्तविक मूल्य नहीं होगा। ये सब आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि अल्फा तथा बीटा समीकरण
2x² माइनस एक्स माइनस 6 इक्वल टू 0 के मूल हैं तो 1/अल्फा प्लस 1/बीटा का वैल्यू क्या होगा। तो पहले इसको क्या करते हैं, भिन्न का जोड़ बनाते हैं, 1/अल्फा और 1/बीटा। तो भिन्न का जोड़ बनाने के लिए आप लोगों को आता होगा, एलसीएम लिए अल्फा बीटा, तो यहाँ क्या हो जाएगा, अल्फा से डिवाइड करेंगे अल्फा इंटू बीटा में तो बीटा बचेगा, बीटा को मल्टीप्लाई करेंगे 1 से तो बीटा प्लस अल्फा, यानी अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है क्या, तो अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है -b/a और अल्फा इंटू बीटा बराबर होता है c/a। यहाँ a से a कट जाएगा तो क्या यहाँ बच जाएगा -b/c। तो यहाँ से -b, तो -b के जगह पर कितना 1, तो -1/c, c के जगह पर यहाँ कितना -6। जब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या जाएगा माइनस माइनस प्लस, यानी 1/-6। तो जब इसका रेशनलाइज करेंगे तो माइनस ऊपर चल जाएगा, इसका राइट जवाब क्या हो जाएगा -1/6। तो इसका राइट जवाब है -1/6। तो आपको केवल ये नहीं ध्यान रखना है कि इसका वैल्यू, यानी इसका इस समीकरण के लिए इसका आंसर -1/6 होगा। ये आपको ये ध्यान रखना है कि इसको हम कैसे सॉल्व करते हैं, कैसे वैल्यू इसका निकालते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है समांतर श्रेणी, यानी एपी आप लोग पढ़े होंगे, एपी का क्वेश्चन, समांतर श्रेणी -3, 4, 11, 18 का 21वां पद क्या है। तो आप लोगों को पता होगा कि एपी में फॉर्मूला होता है 21वां पद, यानी तो इसमें ए का वैल्यू कितना है, ए का वैल्यू है -3, डी कितना दिया हुआ है, तो डी कैसे निकालते हैं, a2 - a1 करके निकालते हैं। तो डी कितना हो जाएगा 4 - -3 यानी +3 यानी 7, यानी डी का वैल्यू आ गया 7। एन का वैल्यू कितना है 21। तो 21वां पद निकालना यानी कि a21 निकालना है। तो इसके लिए फॉर्मूला क्या लिखते हैं ए एन का, तो ए एन का फॉर्मूला लिखते हैं a + n - 1 × d। तो यहाँ से a का वैल्यू -3 प्लस n का वैल्यू 21 - 1 और d का वैल्यू कितना रहता है 7। तो इसको आप लोग सॉल्व कर सकते हैं। इसको आप लोग सॉल्व करके इसका जो राइट आंसर होगा वो कमेंट में आप लोग हमको कमेंट करेंगे, क्योंकि हम इसको सॉल्व नहीं करेंगे, ये आप लोगों के लिए छोड़ते हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में कौन सा द्विघात समीकरण है। यानी द्विघात समीकरण को हम लोग कैसे पहचानेंगे कि द्विघात समीकरण है। तो आपको ध्यान रखना है कि ABCD वाला जो होता है, यानी चर पद जो होता है वो रूट में नहीं होता है, यानी रूट में यदि हो तो उसका पूरा वैल्यू नहीं निकलना चाहिए। यदि कोई कोई चर पद यानी ABCD वाला जो वैल्यू है, यानी जो उसमें चर पद है उस समीकरण में वो रूट में नहीं होता। तो यहाँ देखिए √x है, तो ये √x है, इसलिए ये द्विघात समीकरण नहीं होगा। फिर अगला आपको ध्यान रखना है कि जो चर पद होता है वो बाय में नहीं होता, यानी 1/x 1/y इस फॉर्म में नहीं होगा, तो ये भी इसका द्विघात समीकरण नहीं होगा। फिर 1/x², ये भी बटा के रूप में, ये भी नहीं होगा। तो इसका राइट जवाब कौन सा होगा, x³ - x² = x - 1 का होल क्यूब। तो अब आप यहाँ बोल सकते हैं कि यहाँ पूछा द्विघात समीकरण, द्विघात समीकरण कहते हैं किसको, जिसका मैक्सिमम पावर 2 होता है और यहाँ कितना मैक्सिमम पावर 3 आपको दिखाई पड़ रहा है। तो ये द्विघात समीकरण कैसे हो जाएगा, तो इसको पहले आप लोग सॉल्व करेंगे। तो x³ - x² और ये x - 1 का होल क्यूब यानी a - b का होल क्यूब पे इसको जब सॉल्व करेंगे तो x³ से x³ कट जाएगा, स्क्वायर वाला बचेगा, इसलिए ये राइट जवाब हो जाएगा। यानी आपको ध्यान रखना है कि द्विघात समीकरण के लिए यानी नहीं होने के लिए क्या क्या शर्त है, द्विघात समीकरण तब नहीं होगा जब ABCD वाला रूट में रहेगा, ABCD वाला बटा में रहेगा, ABCD बटा में हो और यदि वो निगेटिव में हो तो वो भी नहीं होगा। ये सब आपको ध्यान रखना है। तो ये तीनों ऑप्शन गलत हो गया, तो ये इसका राइट जवाब हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है समांतर श्रेणी 80, 76, 72, 68 का कौन सा पद 0 है। इसमें कितने नंबर का टर्म 0 होगा वो आपको बताना है। तो AP आप लोग पढ़े होंगे, यानी कौन सा पद 0 है वो आपको बताना है। तो यहाँ समांतर श्रेणी A का वैल्यू कितना होगा, A का वैल्यू 80, यहाँ से D निकालते हैं तो D कितना हो जाएगा 76 - 80, ये आ जाएगा -4। और कौन सा पद 0 है, यानी यहाँ पर तो मान लेते हैं कि AN का टर्म जो है वो 0 है। यहाँ से इसको यानी n नंबर का जो टर्म होगा वो 0 है, कितना टर्म वो नहीं पता, यानी n का वैल्यू इसमें निकालना है। तो फॉर्मूला वही होता है AN = A + n - 1 × d। तो यहाँ से AN का वैल्यू कितना 0 = A 80 +
n का वैल्यू हमको मालूम नहीं है क्योंकि n हमको निकाला n-1 और d का वैल्यू हो गया कितना -4। अब इसको सॉल्व कर लेंगे। यदि आप इसको सॉल्व नहीं कर सकते तो बहुत दुख की बात है। इस क्वेश्चन को भी हम सॉल्व करके आपको नहीं बताएंगे, आप लोग इसको खुद से सॉल्व कर लेंगे और n का वैल्यू जो आएगा वो आप हमको कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे। तो आप लोगों के लिए हमने 2 क्वेश्चन छोड़ा है और दोनों ही क्वेश्चन AP का है क्योंकि और दोनों को सॉल्व करेंगे और आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे। बस आज के वीडियो में 20 क्वेश्चन और आगे का क्वेश्चन हम बहुत जल्द आप लोगों के लिए लेकर आएंगे। यदि हमने आपको अपने वीडियो में ईजी लैंग्वेज में बहुत अच्छे तरीके से समझाने का पूरा प्रयास किया, यदि फिर भी समझ में नहीं आया हो, किसी क्वेश्चन में कोई डाउट हो तो आप कमेंट कर सकते हैं। समय मिलने पर हम आपको रिप्लाई करेंगे और नेक्स्ट वीडियो में उस जो समझ में नहीं आया है उसको हम फिर से समझाने का प्रयास करेंगे। अगला वीडियो हम बहुत जल्द लेकर आएंगे। आप तब तक आप हमारे साथ बने रहें, आप हमारे साथ जुड़े रहें। हम आपके उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं। जय हिंद।